नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। हाल फिलहाल में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ज्यादातर तो हमने बाजार को पिटते ही देखा, लेकिन बीते कुछ दिनों में फिर से निचले स्तरों से एक उम्मीद जागी है, खरीदारी लौटी है। तो क्या कुछ ट्रिगर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट पे, और क्या बाजार अब यहां से अच्छी तेजी पकड़ने को तैयार है या फिर से हो जाएगा धोखा? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार रजत। सर, ऐसा लग रहा है कि ये हाल फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीति थी, वो बाजार का सेंटिमेंट ही बदल गई है। अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है? अपना आउटलुक बताएं, और किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि बाजार पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है? देखिए, दो तीन चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो अच्छे लग रहे हैं अभी। इसमें कंट्रीब्यूशन तो ब्याज दर कम होना, इन्फ्लेशन कम होना और मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण रूरल इनकम में अच्छा खासा बढ़ावा का संभावना। इसके साथ साथ सरकार के तरफ से आपको याद होगा, बजट में 1 लाख करोड़ तक का, 1 लाख रुपया तक का आम आदमी को टैक्स का बेनिफिट दिया गया था। ये सारे जो 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 इंग्रेडिएंट्स है, वो एक साथ इंडियन मार्केट में अभी उसका असर देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद था। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ सरकार के तरफ से, प्राइम मिनिस्टर के तरफ से 15 अगस्त को जो जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन, जीएसटी रैशनलाइजेशन, रेट कम करने की ऐलान किया गया है, उस पे भी बहुत जबरदस्त काम हुआ है। तो ये सब मिला के एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो गया है इंडियन इकोनॉमी में और मार्केट में एक मोमेंटम सा वापस आ गया है। बाय एंड लार्ज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब प्रॉब्लम यहां पे यही है कि विदेशी निवेशक कंटिन्यूअसली बेच रहे थे और इनके बिकवाली के कारण मार्केट बढ़ा नहीं, पर मार्केट ज्यादातर घटा भी नहीं, करेक्शन हुआ था। पर करेक्शन के बाद फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और घटने का कारण, विदेशी निवेशक को बेचने का कारण, तो आप जानते हैं टैरिफ जो कि 50% लगाया गया है इंडिया के ऊपर, उसके कारण लगभग लगभग 50% इंडिया का जो एक्सपोर्ट यूएस में होता है, यूएस एक्सपोर्ट का 50% अनकम्पिटिटिव हो रहा है, कंपिटिटिव नहीं होगा रहेगा। और वो एक्सपोर्ट एक तरह से आप मान लीजिए 50% अगर टैरिफ रहता है तो नहीं होगा। इसका असर जीडीपी के होगा, जीडीपी पे होगा। लगता है कि ½ % तक जीडीपी अफेक्ट करेगा। अब ये समीकरण जब आप देखते हैं तो लगता है कि इंडिया का जीडीपी ½ % गिर जाएगा। पर ये सारे संकेत जिसका जिक्र मैंने पहले शुरुआत में किए, ये संकेत और सरकार की तरफ से एक्टिव इनिशिएटिव्स लेने के कारण लग ये रहा है कि ऐसा नहीं होगा शायद। और हम लोग ये यूएस का 50% टैरिफ लगाने के बावजूद हमारा इकोनॉमी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा इस साल भी। अच्छा, लेकिन हमने इंतजार कर रहे थे कि यूएस के साथ ट्रेड डील होगी, मई से इंतजार कर रहे थे सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे लिए तो यही बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी के साथ ट्रेड डील होने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का हमने दौरा भी देखा था फिर अमेरिका में, और बहुत अच्छी अच्छी विजुअल्स भी आए थे। लेकिन अब हुआ ये कि जब ये सरकार को ऐसा लगा कि भैया ये ट्रेड डील तो होने नहीं वाली, 50% के टैरिफ और लगा दिया, बहाना लगा दिया, रशिया का 25% पेनल्टी लगाई हुई है हमारे ऊपर एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे रूस से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम तेल तेल एक्सपोर्ट करते हैं, ये तो खैर सबको पता है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल की डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक मुसीबत आ रखी थी और सरकार ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। भारत, चीन, रूस, तीन महाशक्तियां जो हैं, ये एक ही मंच पे एससीओ समिट पे दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के जब विजुअल सामने निकल के आए, तो इससे आपको लग रहा है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है? क्या कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एशियन इकोनॉमी में जो आते हुए नजर आएंगे? देखिए, इंडिया और चाइना एक साथ अगर काम कर सके, इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी अगर एक साथ काम कर सके, ये मुझे तो लगता है दोनों इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। पर देखिए, नेबरिंग कंट्रीज के साथ थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा बॉर्डर को लेके ये सारे मुद्दे रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो उसके आगे हम लोगों को देखना पड़ेगा, जिसकी जिक्र शी जिनपिंग ने किया है, मोदी जी ने किया है। अगर ये जो बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं, जो जो कम्पिटिटिव इंटरेस्ट है, उसके आगे चल के हम लोग बड़ा बिग पिक्चर देख पाए और बिग पिक्चर पे काम करें, तो शायद शायद बहुत अच्छा नतीजा निकल सकता है। इंडिया के हित में जरूर होगा।
चाइना के हित में भी होगा। पर वो जो कंपिटिटिव इंस्टिंक्ट्स है दोनों इकोनॉमी का, वो कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी होता है। रशिया के साथ तो नेचुरल कोलैबोरेशन सदियों से रहा है, हमेशा से रहा है, और वो बरकरार रहेगा। पर यहाँ पे रजत जी आपको याद रखना पड़ेगा कि रशियन इकोनॉमी बहुत छोटा है कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू चाइना। रशियन इकोनॉमी बहुत छोटा है। इंडियन एक्सपोर्ट अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी रशिया में उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी छोटा है। चाइना के लिए ये क्षमता है, पर चाइना खुद बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा बहुत उस समीकरण बिठाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपको ऐसा कंट्री ढूंढना पड़ेगा, ऐसा इकोनॉमी ढूंढना पड़ेगा जो आपका एक्सपोर्ट जो जो यूएस में जा रहा था वो एब्जॉर्ब कर पाए। तभी सीमलेसली ये समस्या का समाधान होगा। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, सीमलेसली समाधान ना भी हो, और कोई अगर तरीका निकल आए, रूस, चाइना और इंडिया का जो मित्रता है इसको लेके इकोनॉमी को बढ़ावा देने का, तो वो भी वेलकम स्टेप माना जाएगा। पर फिर मुद्दा तो यही है ना कि ईगो हर्ट हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा लग रहा है। और जैसे ये तस्वीरें सामने निकल के आई चाइना में एससीओ समिट की, और खास तौर से जो ये मित्रता सामने निकल के आ गई इन तीन बड़े नेताओं की, डोनाल्ड ट्रंप उससे एकदम से बौखला से गए हैं ऐसा लग रहा है। और ट्रुथ सोशल पे कल वो पोस्ट भी कर बैठे, एकदम से अपनी भड़ास भी निकाल दी। उन्होंने बोला कि ये जो भारत के साथ हम ट्रेड डील करना चाह रहे थे, अगर हम कर देते तो बिल्कुल ही एक तरफा आपदा, आपदा का वर्ड उन्होंने यूज किया। और उसके बाद तो फिर उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे से तो भारत कुछ लेता नहीं ज्यादा, मतलब भारत हमको तो ज्यादा अपने यहाँ सामान बेचने देता नहीं, खुद बहुत बेच जाता है। और सारे के सारे हथियार जो हैं और तेल जो है वो रशिया से खरीद लेता है, हमसे तो ज्यादा कुछ खरीदता नहीं है। तो ये बोल रहे हैं इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हमने ज्यादा टैरिफ्स लगाने का फैसला किया है भारत के ऊपर। तो सर ये ईगो हर्ट हुई है, बौखलाहट है, या फिर अब क्या माने कि ट्रेड डील तो बस गई खटास में, इसमें तो अब इतनी जल्दी होने नहीं वाली यूएस के साथ ट्रेड डील। रजत जी, दो चीज मैं कहूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ ईगो का इश्यू तो जरूर है, और ईगो हर्ट होने वाली फीलिंग भी उनके स्टेटमेंट से लग रहा है। पर इंडिया के पास कोई उपाय नहीं था। अगर आप ऐसा पोजीशन पे किसी को धकेल दोगे जहां से उसके लिए कोई उपाय ना रहे, तो उसको तो रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। उसको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया की तरफ से वो सही कदम लिया गया है। और देखिए, कुछ रेड लाइंस इंडिया के हैं, जैसे फार्म एक्सपोर्ट्स, डेयरी एक्सपोर्ट्स, ये सारे इंडिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना इंडिया के लिए संभव नहीं है। और रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन है, वो तो इंडिपेंडेंस के समय से ही रिलेशनशिप है। जितने भी इंडिया के जो बॉर्डर में क्राइसिस आए हैं, वहां पे रशिया हमारे साथ हमेशा साथ में खड़ा था। तो रशिया को के साथ रिलेशन खराब करना ये सही शायद नहीं होगा, और किया भी नहीं इंडिया ने। एक इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर कंट्री होने के नाते हम लोगों ने अपना हित में डिसीशंस लिए हैं। तो ये तो एक साइड की बात है। अब रही बात यूएस के साथ ट्रेड डील की, मैं ये मानता हूं कि देखिए, दुनिया का सबसे दो बड़ा डेमोक्रेसी, इंडिया सबसे बड़ा है, यूएस नंबर टू है। दोनों डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, और एक नेचुरल अलायंस की संभावना हमेशा रहता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेड डील जरूर होना चाहिए आने वाले दिनों में। और आज के दिन में मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में मैं रशिया के साथ काम करता हूं, इसलिए यूएस के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन हर लेवल पे रहना चाहिए। पर और एक मुद्दा मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, ट्रेड डील ऐसे एक दो महीने में कभी होता नहीं है। जो भी होता है ये सब टेम्पोररी चीज होता है। ट्रेड डील करने में टाइम लगता है। अब देखिए, इंडिया यूके एफटीए कब से नेगोशिएट हो रहा है, अब आके एक लेवल का सहमति आई है। पर अभी भी फाइनल डील साइन नहीं हुआ। हो जाएगा जल्दी, पर अभी भी नहीं हुआ। ईयू के साथ पिछले 5-6 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। जरूर होगा आने वाले दिनों में, पर टाइम लगता है। और वो तो ऐसे 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो एक ही दिन में साइन कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत स्पीड से साइन करते हैं सर। वो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रेड डील नहीं होता है। दोनों देश के बीच में जो ट्रेड डील होने का है, वो एक दो दिन में ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होता है। इट हैज टू बी अ वेल नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट, जो कि दोनों कंट्रीज का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो इसको एक दिन में करना, मुझे तो लगता है एक मतलब कोई इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता है। आप एक दो दिन में ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कभी नहीं होता है। तो ये टाइम लगेगा। इंडिया यूएस का ट्रेड डील, मुझे तो, मैं अभी भी होपफुल हूं, जरूर होगा। आने वाले दिनों में जरूर अच्छा ट्रेड डील बैठ सकता है। वंस द टेम्पर कूल डाउन ऑन बोथ द साइड्स, ट्रेड डील जरूर बैठेगा।
अच्छा, लेकिन फिर ये जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी, और जैसे मैंने कहा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की मोदी सरकार ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी घोषणा कर दी, और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिवाली पर देश के नागरिकों को वो दिवाली गिफ्ट देंगे। अब बाजार ने उसको इस तरीके से ले लिया कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में आएगा, और अब तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली तक का भी वेट नहीं होगा, नवरात्रों में ही हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई नजर आए। तो सर, जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को, ये बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से, और किन सेक्टर्स पे इसका पॉजिटिव असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाय एंड लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया उसी हिसाब से काउंसिल भी डिसाइड करे। और रैशनलाइजेशन जीएसटी का, जो कि रजत जी मैं ये हमेशा से मेंटेन किया है, शायद आपके प्रोग्राम में भी बोला है कि दुनिया भर में जीएसटी जहां पे भी है ऐसा कोई स्टैंडर्ड टैक्सेशन का मैकेनिज्म, वहां पे रेट्स इतने नहीं होते हैं, एक या दो रेट होते हैं। तो इंडिया में भी शुरू से ही एक या दो रेट होना चाहिए था। अब इतने सारे रेट्स हो जाते हैं तो बहुत इंप्लीमेंटेशन में कंफ्यूजन आ जाता है, बॉटलनेक्स आते हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है, वे करना भी नहीं चाहिए। तो ये जो रैशनलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत दिनों से इसका जरूरत था। चलिए, एक धक्का आया, उस मैं धक्के से वही बोल रहा था वो कि है। अफरा तफरी में तो नहीं कर रहे, सबसे पूछ पाछ के ही कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज को ले नहीं, लिया ना वो तो अपने कर ही लिए। रहे, इससे कि इंडस्ट्री का व्यू हमेशा से था कि इतने रेट्स नहीं होने चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे, सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि एक कैटेगरी, आप मान लीजिए टू व्हीलर्स, अब टू व्हीलर्स में आप दो रेट मत करिए। 350 सीसी के ऊपर एक रेट, उसके नीचे दूसरा रेट, ऐसा मत करिए। एक आइटम पे एक ही रेट रखिए। इंडस्ट्री का तो ये मानना है कि हर आइटम पे एक ही रेट होना चाहिए, पर शायद वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उससे ये निकालना ऐसे बहुत मुश्किल होगा। तो लग तो रहा है कि हर हर कैटेगरी पे दो रेट होंगे। थोड़ा लग्जरी जो आइटम्स है उस पे ज्यादा रेट होगा, और जो जो बेसिक कॉमन मैन के यूज का है उसमें नीचे का रेट होगा। पर रैशनलाइजेशन तो जरूर हो रहा है और होगा भी। और आप कह रहे हैं कि फायदा कौन से सेगमेंट पे होगा, तो इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे रेट्स बहुत हाई था, 28% रेट था, वो रेट कम हो जाएगा। सीमेंट देखिए, बेसिक नेसेसिटी है इकोनॉमी का, और वो जो 28% जीएसटी था, वो हर चीज में इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर देता था, वो कम हो रहा है। तो सीमेंट में जो जीएसटी कम होगा बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं जहां पे शायद कोई लॉजिक ही नहीं था इतना बड़ा जीएसटी का, 28% वगैरह स्लैब का, 18% स्लैब का, वो जीएसटी कम होगा। इंश्योरेंस देखिए, अब इंश्योरेंस तो एक बेसिस नेसेसिटी है, वहां पे इतना बड़ा जीएसटी लगाने की क्या जरूरत है आम जनता को? मतलब इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो वो जीएसटी, इंश्योरेंस के ऊपर से, प्रीमियम के ऊपर से जीएसटी निकालने की बात हो रही है। तो ये सारे रैशनलाइजेशन बहुत दिनों से नेसेसरी था, अब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जरूर आज के दिन में जब आम जनता के पास थोड़ा बहुत रकम आ रहा है, इकोनॉमी थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, ब्याज दर कम हो रहा है, इस माहौल में जीएसटी रेट कम होगा और प्राइसेस, आइटम्स के प्राइसेस कम होंगे। ये जरूर हेल्प करेगा कंजम्पशन को, जिसकी बहुत जरूरत थी। सर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं, मुझे पता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ही ऐसी हुई हैं जिस पे बिलीव ही नहीं हो रहा। जैसे कि एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, और अभी हम टू व्हीलर्स की बात कर रहे थे, अचानक से चढ़ पड़ा सर, मतलब सालगिरह हुई। अगस्त 2024 पे इसका आईपीओ आया था, 76 रुपए का इशू प्राइस था, उसके बाद 157.4, ये अब तक का हाई है। मेरे को इसलिए रटा हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि मैंने खुद देखा भाई 157 तक पहुंच गया था, लोग कूद कूद के खरीद रहे थे, और बुकिंग हाउसेस भी बहुत पॉजिटिव थे, वहां से टूटा है। 157 के लेवल से टूटते टूटते 39-40 के जोन तक आ गया था। अब जैसे ही एक साल पूरा होने को आया, तो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ, 50% से ज्यादा की तेजी आ गई है पिछले कुछ एक महीने के अंदर अंदर। तो सर, अब मुद्दा ये है कि जो 76 पे लेकर बैठे हैं, या फिर जो 157 150 के जोन्स पे लेकर बैठे हैं, उनको क्या करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में, या फिर वाकई कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ रहा है जो अभी बिलीव करना मुश्किल है? देखिए, मैं तो यहाँ पे, मेरा व्यू थोड़ा कंजर्वेटिव है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ है। इनके एक कैटेगरी के टू व्हीलर्स को पीएलआई मंजूरी मिला है, वो इनके कंपनी के पीएनएल के लिए अच्छा है। और ये अच्छा डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, तो उसके कारण स्टॉक बहुत चला पिछले दिनों में। जो मोमेंटम चालू हुआ, ये पीएलआई लेटर इनको मिलने के बाद ये मोमेंटम चालू हुआ। पर अभी भी ओवरऑल सेक्टर में ओला इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक बहुत सारे इश्यूज हैं।
तो मैं तो यहाँ पे खरीदारी की रिकमेंडेशन कभी नहीं दे रहा हूँ। मैं उस टाइम में जब आईपीओ आया था तब भी नहीं दे रहा था, 140 में भी मैं एग्जिट करने की सलाह दे रहा था। और जब 50-60 रुपया प्राइस आ गया था तब भी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था लेने का। अभी भी नहीं कर रहा हूँ। दिक्कतें बहुत हैं। देखिए, एस्टैब्लिश्ड जो प्लेयर्स हैं, टीवीएस, बजाज, इनका बहुत बढ़िया सर्विस नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसके जरिए ये अपने टू व्हीलर्स बेचते हैं। ये दोनों कंपनी टू ईवी में आ गए हैं और ये बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने तक टीवीएस नंबर 1, बजाज नंबर 2 और ओला 3 नंबर पे आ गया था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईवी सोल्ड ऑन ए मंथली बेसिस। इस महीने, पिछले महीने में ओला का नंबर 2 पे आ गया है। पर अभी भी इनके सर्विस रिलेटेड और बाकी सारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अच्छा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कर सकते हैं, पर अभी भी लेने लायक स्थिति नहीं आया है। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। दूसरा एक ईवी कंपनी है एथर इलेक्ट्रिक। वहां पे उन्होंने एक दूसरी स्ट्रैटेजी ली है। ओला में आप जैसे जानते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री बैटरी का लगा रहे हैं और वो जी। फैक्ट्री पे कामकाज चल रहा है। वेरस एथर ने टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया। वो एथर एनर्जी जो हीरो मोटोकॉर्प वाली कंपनी। जी जी जी, उन्होंने 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 साफ स्टेटमेंट दिया है कि हम बैटरी पे फोकस नहीं करेंगे। बैटरी तो हम बाजार से कहीं से भी खरीद लेंगे, पर हम्म। हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाला ड्रिवन प्रोडक्ट है। तो हमारा स्ट्रेटजी तो टेक्नोलॉजी के पे फोकस है। इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे करेंगे, बैटरी पे नहीं करेंगे। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है बहुत जल्दी बताना तो मुश्किल है। पर दोनों दो तरह के स्ट्रेटजी लेके दो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो लिस्टेड है वो चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दबाजी करके खरीदारी की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, फिर जब आपकी मेरी बात हो रही है तो थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है हायर एंड पे मार्केट्स में। लेकिन एक स्टॉक जो बहुत फोकस में आया 48वीं एजीएम के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और बड़ी घोषणाएं तो हुई हैं अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में जो हम ट्रैक कर रहे थे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब अपना फुटहोल्ड बनाना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव खबर जो सब सुनना चाहते थे वो यही था कि रिलायंस जियो टेलीकॉम का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आने की बात की गई है। मुकेश अंबानी साहब ने ये डिक्लेयर किया था। तो सर, ये क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा? पिछली पिछली बार जब वैल्यू लॉकिंग हुई थी तो जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिले थे। तो अभी भी क्या कुछ वैसे ही आपको लगता है कि जियो टेलीकॉम का भी बेनिफिट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ देगी कंपनी? जी, बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। डीमर्जर हो या आईपीओ हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बेनिफिट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा क्योंकि इसका होल्ली ओन सब्सिडियरी है। तो बेनिफिट तो मिलेगा। मार्केट को ये लगता है कि आईपीओ अगर हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी बन जाएगा और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट एक आना चालू हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट थोड़ा घबराहट देखने को मिला था जो अनाउंसमेंट के बाद। दूसरी बात है, अनाउंसमेंट ये भी किया गया था कि वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे जाएंगे, जहां पे भी मार्केट को थोड़ा घबराहट हुआ क्योंकि देखिए भारतीय एयरटेल ने भी अफ्रीका में एक्सपेंशन किया था। और पहला कुछ साल तक शॉर्ट मीडियम टर्म में इनको अफ्रीका में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अब हालांकि बहुत स्टेबल हो गया है, अच्छा काम कर रहा है, अफ्रीकन बिजनेस मुनाफा कमा रहा है और भारतीय ओवरऑल कंसोलिडेटेड भारतीय में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर इसके लिए टाइम लगा। तो मार्केट को लगता है कि रिलायंस जियो भी अगर ऐसा करे तो उसको भी कुछ साल तक मतलब शॉर्ट मीडियम टर्म में कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा नर्वस था। पर ओवरऑल वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर को जरूर मिलेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो गिरावट था एजीएम के बाद, वो एक लेने का अपॉर्चुनिटी था, अच्छा लेने का अपॉर्चुनिटी था क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग जियो का अनाउंस किया गया है। आने वाले दिनों में जरूर रिटेल का भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा, न्यू एनर्जी बिजनेस का भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा। तो बहुत सारे वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी रिलायंस में है। अच्छा, साथ में एफएमसीजी, वो भी ऐलान किया है कि इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी बनने जा रहा है उनका कंपनी। ऑलरेडी 11,500 करोड़ का टर्नओवर हो गया, जो कि लगभग लगभग आप अगर देखें तो डाबर के टर्नओवर के आसपास हो गया। तो मान लीजिए आप डाबर के साइज का एक कंपनी ऑलरेडी इनके सब्सिडियरी बन गया है। तो एफएमसीजी में जरूर एक्सपेंशन ये करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, पर वैल्यू अनलॉकिंग का जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है शेयर होल्डर्स के लिए। अच्छा सर, मार्केट के इस समय सेटअप को देख के मैं फिर से इन्वेस्टर को बता दूं, जब मेरी और सुदीप जी की बात हो रही है तो मार्केट फिर से नर्वस हो रहा है। और मुद्दा यही है ना कि चलो हम हो आए हैं अब एससीओ समिट में, बात तो हमको समझ में आ गई, फोटो वोटो भी बहुत हो गई। लेकिन टैरिफ्स तो है भैया, वो तो बैक ऑफ द माइंड लगा ही हुआ है। अभी एक सेट बैक हमारे ऊपर, उसके बाद फिर पता नहीं आज रात को दोबारा उठेंगे। कल एक बार ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, आज क्या लिख दें, ये भी बात है।
एक्सपायरी का प्रेशर अलग से। लेकिन सर ये अब ऐसे मूड माहौल में जहां ये नहीं समझ में आ रहा बाजार क्लियर कट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो एक तो मार्केट को अप्रोच कैसे करें, और दूसरा फिर अर्निंग्स, हम तो वही बात करते हैं ना कि अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते शेयर सस्ते मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो आपको कहाँ लगता है कि अर्निंग्स अच्छे आने वाली हैं आने वाले समय में? कौन सी कंपनियां आप ट्रैक कर रहे हो जहां पर पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं? आप अपने टॉप शेयर्स बता दो, टॉप 5 शेयर्स जो सुदीप जी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे गिरते मार्केट में। देखिए, अर्निंग्स के हिसाब से तो मैं पिछले टाइम भी जब आपके शो में आया था मैंने बताया था, सीमेंट का जिक्र किया था। मैं बहुत बुलिश हूँ सीमेंट पे। और साथ में ये जीएसटी का बेनिफिट भी सीमेंट को जरूर मिलेगा। सीमेंट में 28% का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो दे विल कम एट ए लोअर स्लैब। तो बहुत बड़ा फायदा सीमेंट को मिल जाएगा। तो सीमेंट डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है। और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक में हमारा व्यू पॉजिटिव था, अभी भी है और रहेगा भी। तो जरूर अल्ट्राटेक लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक ले सकते हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हमारा पॉजिटिव व्यू है। इसके साथ भी देखिए, एक्सपोर्ट टैरिफ ये सब का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो लार्सन टुब्रो, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं शायद, जरूर खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। और सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। वेस्ट एशिया से जबरदस्त ऑर्डर मिल रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनल ऑर्डर लगभग 50% के पास हो गया टोटल ऑर्डर बुक में। और इंटरनेशनल ऑर्डर ज्यादा मार्जिन पे है, तो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे जरूर खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए। मैं रिलायंस का जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। मुझे लगता है बहुत जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना यहाँ पे भी है। तो जरूर रिलायंस पे भी ध्यान दिया जा सकता है करंट लेवल पे, अगेन 1 साल तक का नजरिया से। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हॉस्पिटल एक ऐसा सेक्टर है। देखिए, ओवरऑल हेल्थ केयर जिसमें फार्मा भी आता है, सब कुछ आता है, अच्छा है। पर फार्मा में कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क्स आज के दिन में है। टैरिफ लेके भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प साहब कुछ अजीब सा कुछ कर देंगे, क्या करेंगे। तो वहां से मैं दूर रहने की निवेशक को सलाह दे रहा था। और मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा मोमेंटम इंडिया में आया है। आप अगर देखेंगे, बहुत बड़ा एमएनए चल रहा है, मर्जर एक्विजिशन। विदेशी निवेशक मतलब जम के पैसा लगा रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगेन यहाँ की जो दिग्गज कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल, वहां पे लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदारी की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे सेगमेंट्स पे ध्यान दिया जा सकता है और खरीदारी की जा सकती है। सर ये सब बड़ी वाली कंपनी हो गई हैं। मिड कैप स्टॉक्स भी बता दो, पांचवा स्टॉक कोई मिड कैप कैटेगरी का बता दो जहां पर आपको लगता है कि हाँ वाकई यहाँ पर वैल्यूएशंस भी ठीक हैं और पैसा भी बन सकता है। असली तनाव तो लोगों को वही हुआ ना कि पोर्टफोलियो में भर भर के मिड कैप खरीद रखे थे, पैसा बना नहीं इस साल ढंग से। देखिए, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में मेरा नजर है, हमेशा से रहा है। और मुझे लगता है कि एक ग्लोबली कंपटीटिव सेगमेंट बन गया है। तो यहाँ पे उनो मिंडा एक कंपनी है जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और करंट लेवल पे 1 साल प्लस का नजरिया से जरूर खरीदारी की जा सकती है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कंपलसरी किया जा रहा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। देखिए, वैल्यूएशन कहीं भी सस्ता नहीं है। हम्म। वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। पर आप लंबा नजरिया से खरीदिए, क्योंकि कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके सर, आखिरी सवाल ये होगा कि ना एक्सपायरी वाला दिन बदल गया है निफ्टी के लिए अब मंगलवार को, और सेंसेक्स के लिए गुरुवार को एक्सपायरी तय कर दी गई है। और हाल फिलहाल में सेबी चेयरमैन ने यह भी बोला था कि एक्सपायरी की जो ड्यूरेशन होती है इंस्ट्रूमेंट्स की उसको भी बढ़ाने पर विचार जारी है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस कॉशियस नहीं हो जाएंगे एकदम से? इतना भारी भरकम टर्नओवर होता है एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का, एक्सपायरी वाले दिन उसमें क्यों अदला बदली की जा रही है? और फिर कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां जिसके ऊपर बहुत पैसा निवेशकों ने डाल रखा है, एक्सचेंजेस से रिलेटेड कंपनियों पे, मेरा इशारा बीएससी पे है, सीडीएसएल पे है, कैंप्स पे है, एनएसडीएल पे है। तो ऐसी कंपनियों के साथ अभी इनका भविष्य आपको कैसा लगता है, और खासतौर से ब्रोकिंग कंपनियों का भविष्य कैसा लगता है आपको? देखिए रजत जी, भविष्य तो ठीक है, भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है। क्योंकि वैल्यूएशन चीप नहीं है यहाँ पे। कहीं भी आप इन शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा सोचिए। आ, आपने जो कंपनीज के बारे में बात किया है, वो 3 सेगमेंट में उसको बांट सकता हूँ। एक जो डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये जैसी कंपनीज हो गए, इनका इनकम एफएनओ कम होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर वैल्यूएशन इनका बहुत ज्यादा है। तो और अगर ओवरऑल मार्केट में दबाव आता है तो इनका इनकम कम हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है, मूवमेंट होता है शेयर का डीपी से, उससे इनको इनकम मिलता है। तो वहां पे एफएनओ कम होने से इसका इनकम कम नहीं होगा। पर वैल्यूएशन
अच्छा वैल्यूएशन है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी जरूर कर सकते हैं। अब रही बात बीएससी की और ब्रोकिंग कंपनीज की, जहां पे एफएनओ का बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है। एंजल की बात करें, बीएससी की बात करें, हाँ, अगर बीएससी एसएबी और रेगुलेटर डिसाइड करे कि कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन अगर बढ़ाया जाए तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि जो जो यहाँ पे वीकली होता है, इंस्टेड ऑफ वीकली अगर फोर्टनाइटली या मंथली किया जाए तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जिससे कि इन कंपनीज का इनकम कम हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत लंबा इंपैक्ट होगा या लंबी अवधि का इंपैक्ट होगा, पर शॉर्ट मीडियम टर्म में जरूर इंपैक्ट आएगा। पर मैं ये भी कहूंगा कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग इंडिया में जबरदस्त हो रहा है। जो पहले बैंक में पैसा रहता था, वो पैसा आजकल मार्केट में आ रहा है, वन वे और दी अदर। और अगर मार्केट में आ रहा है ये, तो फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग तो रियल है। और इसका बहुत बड़ा फायदा इन कंपनीज को मिलता है। मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है, फेनो बोले, कैश मार्केट की ट्रेडिंग बोले, तो इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इफ यू लुक एट ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो यहाँ पे जरूर फायदा मिलेगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। पर एफएनओ में कोई भी रिस्ट्रिक्शन लाया जाए अगर, तो इनका इनकम शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट होगा, और प्राइसेस में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, वैल्यूएशन बहुत रिच है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन चीप है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। राइट सर, जाते जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात कर दीजिए, क्योंकि आपकी हमारी बात हो रही है 24,550, 24,600 की जोन पे। तो वर्स्ट के सिनेरियो में कहाँ तक और कितना टूटेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से? और अगर सब कुछ अचानक से बहुत बढ़िया बढ़िया दिखने लग गया, तो उसके पीछे क्या ट्रिगर्स डोमिनेट करेंगे और कहाँ तक दौड़ लगा सकते हैं सर इस दिवाली से पहले पहले? देखिए, दो चीज मैं बताऊंगा। नीचे डाउनसाइड तो बहुत ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि 50% टैरिफ बिल लग गया, सब कुछ हो गया। जो आप जैसे कहते हैं ना, वर्स्ट हैज बीन सीन, मतलब वर्स्ट फैक्टरी हो गया है। तो इसके आगे तो खराब कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ऐसा कोई ट्वीट आ गया, ऐसा कुछ इश्यूज आ गया, तो 100, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट तक निफ्टी नीचे जा सकता है। वो उसके नीचे मुझे नहीं दिख रहा है, 24,000 ब्रेक तो नहीं करेगा, ये मुझे लग रहा है। अब ऊपर की बात अगर करें, अगर ये टैरिफ वाला मामला मतलब सलट जाता है, इसमें कोई सोल्यूशन आ जाता है, तो मार्केट बहुत बड़ा छलांग लगा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर गुड सेंस प्रिवेल दोनों साइड में, तो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया और यूएस नेचुरल अलाइज है। और हम रशिया से तेल लेते हैं, इसका तो आपने भी देखा होगा, ये यूएस ने ही सपोर्ट किया था कि प्राइस कैप के अंदर अगर खरीद रहे हो तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगा। तो इंडिया ने इनकरेज किया था। और इंडिया जो रिफाइन करता है, वो रिफाइंड क्रूड तो यही सब देश खरीदते हैं, यूरोप खरीदता है, सारे बाकी दुनिया भर के सर वो देश। आपको हमको सोचने के लिए बहुत मजबूर कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। ऐसा कुछ है नहीं है, चाइना भी खरीदता जी है। हमारे तो मुद्दा जी ये है कि जी नोबेल जी प्राइज जी अटक जी गया उनका। जी तो जी जो जी। पार्लियामेंट में जो जो हुआ था ना, उसकी वजह से उनका नोबेल प्राइज अटका है, इसकी वजह से थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो 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 देखिए, सोल्यूशन आ जाना चाहिए। जैसे ही सोल्यूशन आएगा रजत जी, मुझे तो लगता है कि 26,000 भी बहुत मुश्किल बात नहीं है दिवाली तक। ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास पहुंच जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो मजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू।